बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। तो आए हम लोग देखते हैं उसी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्व रहना किसी चीज़ के कांस्टेंट रहने से लिया जाता है, यानी वो चीज़ यकसा रहे। अब मैं सपोज़ करता हूँ क्लास में 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं और 3-4 एक बच्चे हैं और पूरी क्लास में 100 रुपया ही मौजूद है। वो कैसे मौजूद है? सपोज़ कर लें आप लोग कि एक बच्चे के पास 50 रुपीज़ हैं, दूसरे के पास जो है वो 30 हैं और तीसरे के पास जो है वो 20 हैं। तो ओवरऑल सम करें तो कितना हुआ? 100। अब वो जो 50 वाला स्टूडेंट है, 50 रुपये वाला, वो अपने कुछ पैसे लेट से 10 रुपीज़ दे देता है 20 वाले को और 20 रुपीज़ दे देता है किसको भला? वो 30 वाले को। तो अब भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगरचे मोमेंटम एक से दूसरे में उन चीज़ों का क्या हो गया है, पैसे चेंज हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम, ओवरऑल चीज़, पैसे क्या रहे हैं? सेम रहे हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसकी स्टेटमेंट बन जाती है। यानी अगर दो बॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, दो बॉल्स हैं, इन दोनों बॉल्स ने आपस में कलिजन किया है और फिर ये सेपरेट हुई हैं, तो कलिजन से पहले का इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम का सम और कलिजन के बाद का इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम का सम अगर सेम है तो हम कहेंगे कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी को हमने लिखा कि टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कलिजन इज इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कलिजन। यानी बॉल्स ए और बी के चक्कर में था, मैंने यहाँ लिखा m1 v1 प्लस m2 v2, ये बिफोर कलिजन है। ये m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, ये आफ्टर कलिजन है। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाएं तो इसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि ओवरऑल मोमेंटम रिमेन सेम और कांस्टेंट। देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम की हमने बात की है। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? तो मैंने यहां लिखा है एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्सर्ट ना करे या वो भी किसी पर असरअंदाज ना हो। जैसे कि गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर, आप सिलेंडर में गैस को फिल करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, कंटेनर उस पर फोर्स लगाएगा, वो कंटेनर पे फोर्स लगाएंगे, मगर बैरूनी तौर पर उन पर कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होगी। आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल होते हैं कि उस पर ग्रेविटी भी असर नहीं करती। ग्रेविटी का इफेक्ट भी बड़ा मामूली होता है, निग्लिजिबली स्मॉल। इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि जो गैस फिल्ड सिलेंडर है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। इसी तरह अगर मैं कहूँ एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है किसी किस्म की, बिल्कुल हमारे पास ना एयर ड्रैग मौजूद है ना ही कोई सरफेस का कोई फ्रिक्शन मौजूद है, तो दो बॉल्स जो हैं वो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रही है। मैंने इसको लिखा है कि लेट एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ बॉल्स ए एंड बी, ये ए बॉल, ये बी बॉल। ए बॉल का मैस है m1, बी बॉल का मैस है m2। आगे लिख भी दिया गया ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज। अगर आप देखो m1 बॉल जो है वो v1 से और m2 बॉल जो है वो v2 से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटीज v1 एंड v2। दे हेड ऑन क्लाइड स्ट्रेट पाथ में चलते हुए, एक ही लाइन में चलते हुए ये आगे चल के टकराते हैं। दे क्लाइड बिकॉज v1 इज ग्रेटर देन v2। क्या मतलब? v1 की जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल है, ये ज्यादा है किससे? वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल से। यही वो कंडीशन है जिसमें कलिजन हो सकता है, अदरवाइज कलिजन ही पॉसिबल नहीं है। v1 मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? v2। लिहाजा दे क्लाइड v1
इज ग्रेटर देन व्हाट v2 और इनकी फाइनल वेलोसिटीज बन जाती हैं v1 बार एंड v2 बार। कलेक्शन के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटीज बन गई है v1 बार v2 बार। इस कलेक्शन के दौरान जरा गौर कीजिएगा, जब दो बॉल्स आपस में टकराएंगे तो दूसरा बॉल पहले पर और पहला बॉल दूसरे पर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। उसको हम लोग कह रहे हैं कि बी बॉल ने जो फोर्स एक्सर्ट की है वो है एफ बार और ए बॉल ने जो फोर्स एक्सर्ट की है वो है एफ। ये एक्शन और रिएक्शन का पेयर है, ये जो हमारे पास अवेलेबल होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। अगर ए बॉल ने फोर्स एक्सर्ट की थी बी पर तो बी बॉल भी क्या करेगा, ए पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये एक्शन रिएक्शन का पेयर होगा, मोमेंटरी फोर्स होगी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। एक इम्पल्स के चक्कर में भी आता है, लास्ट टाइम आपको इम्पल्स का टॉपिक भी पढ़ाया था, लेकिन खैर हम आगे देखते हैं कि अगर ये जो हमारे पास बॉल ए थी इसने क्लाइड किया किसके साथ, बी के साथ, तो इसके मोमेंटम में चेंज आया होगा। इसके मोमेंटम में जो चेंज होगा वो इस पर लगने वाली फोर्स की वजह से आया है। तो ए बॉल पर जो फोर्स है वो किसने एक्सर्ट की है, बी ने। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय बी कह दें या फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए कह दें। तो मैंने ये नीचे लिखा है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल ए वो क्या है, एफ बार्स। ये एफ बार्स हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आपने फार्मूला पढ़ा था क्या, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसके लिए आप चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो, उसको टाइम से डिवाइड करो तो वो क्या आ जाएगी, अप्लाइड फोर्स। सो यही काम हम यहाँ करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम बॉल ए का, टकराव से पहले अगर आप डायग्राम में जाओ, इस कलेक्शन से पहले ये बॉल ए है, इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम बेसिकली क्या था, मैस इनटू वेलोसिटी। सो मैस इसका कितना है, m1, वेलोसिटी कितनी है इसकी, m, ये v1, इन दोनों का प्रोडक्ट लें, ये बन गया इनिशियल मोमेंटम m1 v1। ओके, सो नेक्स्ट इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वो आफ्टर कलेक्शन होगा। वहां पर इसका मैस क्या है, मैस तो वही रहेगा m1, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई है, वो हो गई है v1 बार्स। तो हमारे पास ये आ गया फाइनल मोमेंटम m1 v1 बार्स। अब फाइनल मोमेंटम भी मौजूद है, इनिशियल भी मौजूद है, तो हम चेंज मोमेंटम निकालते हैं। वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये मैंने यहाँ बात लिख दी है, m1 v1 बार माइनस m1 v1। सो नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो क्या आएगा, डेल्टा p बाय डेल्टा t। चेंज इन मोमेंटम आपने यहाँ कैलकुलेट किया था, ये चेंज इन मोमेंटम आपने यहां पर कैलकुलेट किया था। इस चेंज इन मोमेंटम को जाकर हम वहां पुट कर देते हैं। सो m1 v1 बार माइनस m1 v1 ओवर डेल्टा t। अब हमने तो ये बात की थी पिछले टॉपिक में कि इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स जो अप्लाई हुई है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए, वो क्या है, एफ बार्स। तो मैंने एफ बार ही लिखा है इसको, इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो वो जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसको यहाँ से कट करें, इधर ला के पेस्ट कर दें, तो ये क्या आया, एफ बार इज इक्वल टू m1 v1 बार माइनस m1 v1 ओवर डेल्टा टी। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं याददाश्त के तौर पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हमने कह दिया है। अब दूसरे बॉल के पीछे आते हैं। सेकेंड बॉल पर भी तो फोर्स अप्लाई हुई है, और वो किसने की थी, बॉल ए ने की थी। कितनी फोर्स अप्लाई की थी, F। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉल बी के मोमेंटम में चेंज आया है। तो चेंज कैसे निकालेंगे आप, वो पुराना तरीका क्या भला, इनिशियल मोमेंटम निकालो, फिर फाइनल मोमेंटम निकालो, और उसमें क्या कर दो, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये कहानी दोबारा से लिखनी पड़ी, क्या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट। अब चूंकि बी बॉल है तो उसके लिए क्या आया, m2 v2, ये देखो m2 v2। सो फाइनल मोमेंटम वो आफ्टर कलेक्शन होता है, वो क्या होगा, m2 v2 बार्स, ये फाइनल हो गया। सो नाउ फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, डेल्टा p। सो उसको मैं कह सकता हूं
m2v2 बार माइनस m2v2। इज इट क्लियर? ये चेंज आ गया तो नो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा p बाय डेल्टा t। सो चेंज मोमेंटम ऊपर से आप कट करें, यहाँ ला के पेस्ट कर दें, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये बन गया m2v2 बार माइनस m2v2 ओवर डेल्टा t। अब हमने तो पढ़ा था कि अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो अब जो है अप्लाइड फोर्स B पर अप्लाई होने वाली फोर्स वो क्या है, F। तो लिहाजा डेल्टा P बाय डेल्टा T की जगह क्या आ जाएगा, F। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन। अब न्यूटन जो था, ठीक है, न्यूटन ने कहा था अपने लॉ में एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो अगर ये मेरे पास F एक्शन था तो F बार उसका क्या होगा, रिएक्शन। मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज मौजूद है, F की वैल्यू भी मौजूद है इक्वेशन सेकंड में, और F बार की वैल्यू भी मौजूद है इक्वेशन फर्स्ट में। अब हम लोग F बार और F की जगह ये दोनों वैल्यूज यहां थर्ड लॉ में पुट करते हैं। इसको म्यूचुअल लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन पेयर्स। और याद रखना म्यूचुअल लॉ ऑफ फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्प्रिंग के कुछ प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल नहीं होता, हर जगह नहीं अप्लाई हो सकता ये। सो बहरहाल फिलहाल यहाँ तो हो सकता है अप्लाई, इस सिस्टम में तो हम कर रहे हैं एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो F बार की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हो, इधर से कट करो और वहाँ ला के पेस्ट कर दो, माइनस वैसे का वैसा रहेगा। F की वैल्यू वो नीचे इक्वेशन 2 में मौजूद थी, इसको यहाँ से कट करो, इधर जाके पेस्ट कर दो। अब डेल्टा T से डेल्टा T तो अल्लाह हाफिज़ हो गया, बिकॉज ये यहाँ पर और वहाँ पर मौजूद है, उधर से इधर लाओगे तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल होता है। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा जनाब m1v1 बार्स माइनस m1v1 इज इक्वल टू, इस माइनस को अब आप अंदर भेज दो। जैसे माइनस अंदर जाता है अंदर के हालात बदल जाते हैं, मतलब इलामतें बदल जाएंगी। ये चीज़ पॉजिटिव की थी ये नेगेटिव हो गई, वो चीज़ नेगेटिव की थी तो माइनस के अंदर आने से क्या हो गया, पॉजिटिव की हो गई। अब आप ऐसा करो, बार वाली चीज़ों को अलग कर दो और बग़ैर बार वाली चीज़ों को अलग कर दो। मैथमेटिक्स में इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स कहते हैं। सो वही चीज़ हमारे पास यहाँ आ गई कि ये बार वाली चीज़ मैंने यही रोक ली, और उधर से भी बार वाली इक्वेशन जो है वो बार वाली टर्म वो जब इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, इधर से बग़ैर बार वाली टर्म को उधर ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये मेरे पास है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये है हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या जी, बिफोर कोलिजन। तो यही बात तो हमने प्रूव करनी थी, यही बात तो हमें यहाँ क्लियर होती है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि हमने शुरू में बात की थी। सो अगला जो हमारा टॉपिक होगा या आगे जो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। ये हमारा एक टॉपिक था एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स। ये कई बार पेपर में मौजूद होता है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।